दोस्तों आज पार्ट 6 में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब समझते हैं कि जो भी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी आप एक्चुअली जब अपने किसी वेबसाइट पे जाओगे, जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उस पर अगर आप टेंडर भरने जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली कितने तरह के टेंडर आपको मिलेंगे देखने को, यानी क्लासिफिकेशन उसका बेसिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस पे टेंडर कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला होता है आपका पीस वर्क। ठीक है, पीस वर्क टेंडर। ठीक है, दूसरा होता है लमसम टेंडर, तीसरा होता है टर्न की टेंडर, चौथा होता है फिक्स्ड रेट टेंडर, पांचवा होता है मल्टी स्टेज टेंडर, छठा होता है QCBS टेंडर, सातवां होता है टेंडर कम ऑक्शन, आठवां होता है आइटम रेट टेंडर, नवां होता है परसेंटेज रेट टेंडर और 10वां होता है PPBOT टेंडर, PPPBOT टेंडर। ठीक है, इसके अलावा 11वां जो होता है उसको बोलते हैं EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टेंडर। ठीक है, 12th होता है इम्प्लेनमेंट टेंडर। ओके, तो देखिए पीस ऑफ वर्क यानी पहला जो टेंडर है हमारा, उसके बारे में आपको बताता हूँ। पीस ऑफ वर्क में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका उसको उसको टुकड़ों टुकड़ों में पीस पीस कर देना। ठीक है, उसका एक्सकावेशन किसी और कॉन्ट्रैक्टर से कराना, मतलब किसी एक्सकावेशन में जो भी है किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देना, उसका जो PCC और जो सब स्ट्रक्चर का काम है वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे देना, उसका सुपर स्ट्रक्चर का काम है उसका किसी और का, फिनिशिंग का किसी और को, अलग अलग पीस में टुकड़ों कर देना एक ही प्रोजेक्ट के, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टेंडर को मतलब टेंडर निकालना अलग अलग चीज़ के लिए। ठीक है, पीस वर्क टेंडर इसे बोलते हैं बेसिकली। इसमें जो भी अगर मान लीजिए कहीं ब्रिक वर्क हो रहा है या फिर कहीं अगर RCC का वर्क हो रहा है, कंक्रीट वगैरह है या स्टील वर्क है, तो इसमें क्या है जो भी मटेरियल होता है वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। क्लाइंट अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगा कि ये आपको ब्रिक वर्क, ये ब्रिक लीजिए आप इस्तेमाल करिए, ये सीमेंट लीजिए आप इस्तेमाल करिए, स्टील लीजिए आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब इसके अलावा लमसम टेंडर क्या होता है? लमसम टेंडर में क्या होता है, तो लमसम में क्या होता है बेसिकली, इसमें बिडर जो भी बिड होता है, जो भी टेंडर का कॉस्ट होता है वो बेसिकली लमसम में होता है, यानी एक परसेंटेज में दिया रहेगा, उससे उसी परसेंटेज से प्लस माइनस करके उसको जो भी हमारा क्लाइंट है यानी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको उसी से प्लस माइनस करके बेसिकली उसमें बिड करना होता है। तो इसमें लमसम भी दो तरह का होता है दोस्तों, डायरेक्ट लमसम और इनडायरेक्ट लमसम। डायरेक्ट लमसम में क्या होता है कि टेंडर, जैसे मान लीजिए कि टेंडर किसी कॉस्ट पे रिलीज हुआ, ठीक है, उसके अप्रॉक्स में ही किसी ने कॉन्ट्रैक्टर ने बिड कर दिया। ठीक है, तो अब बाद में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मतलब क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसका पेमेंट होता रहता है। तो डायरेक्ट मतलब लमसम में ये चीज़ होती है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लमसम कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट दोनों बैठ करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें चीज़ें जो होते हैं ऑलरेडी आइटम रेट डिसाइड हो जाता है उसका कि हाँ भैया, मतलब एक तरह का पूरा हर एक चीज़ का एक रेट तय हो जाए कि भैया मुझे इतना पेमेंट चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी इस चीज़ें साइन करवा लेता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट लमसम हो गया बेसिकली। अब दोस्तों जो अगला तरीके यानी तीसरा तरीके का है टर्न की टेंडर। इसमें क्या होता है, जो भी क्लाइंट हमारा है टेंडर निकाल रहा है वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, मतलब स्टार्टिंग टेंडर निकालने से लेकर के पूरा काम जो भी है मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ड्राइंग भी बनाएगा, साइट इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, क्वालिटी प्लान भी बनाएगा, खुद ही एग्जीक्यूट भी करेगा, सारी चीज़ें पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्टर ही करेगा। सिर्फ टर्न की का मतलब ही क्या है, टर्न की मतलब की लीजिए और ऑन कर लीजिए, मतलब ये लीजिए मैंने आपका घर बना दिया, आपको बस चाबी से खोलना है, टर्न की। ठीक है, टर्न की ऐसे नाम से भी पता चल रहा है। ओके, तो ये तीसरा टेंडर था। अगला टेंडर मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड रेट टेंडर। फिक्स्ड रेट टेंडर में क्या होता है दोस्तों, टेंडर इसमें क्या होता है, जब भी टेंडर रिलीज होता है उसमें एक अमाउंट फिक्स करके जो भी है अमाउंट और टाइम की, इतना इतना अमाउंट है और इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं आप उसमें बिड कर सकते हैं। तो फिक्स्ड रेट में बेसिकली यही टेंडर होता है। इसके अलावा होता है दोस्तों चौथा नहीं, पांचवा होता है मल्टी स्टेज टेंडर। मल्टी स्टेज टेंडर में क्या होता है दोस्तों, ये सिमिलर टू पीस वर्क टेंडर के, यानी जो पहला मैंने बताया था पीस वर्क टेंडर उसके के लगभग सिमिलर होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ इस टेंडर को समझाने के लिए। इसमें क्या होता है, फॉर एक मेट्रो प्रोजेक्ट मान लीजिए एक बन रहा है, ठीक है, तो उसका जो फाउंडेशन का काम है वो किसी अलग कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ठीक है, उसका मतलब फाउंडेशन में जो भी मटेरियल लगना है, लेबर लगना है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद अपना आदमी लगाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन का काम अलग एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। फिर उसके अलावा वहाँ पे ब्रिज जो बनना है, स्टील का ब्रिज बनना है, स्टील स्ट्रक्चर बनना है, वो किसी अलग कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन बनने हैं, मतलब जो मेट्रो स्टेशन बनने हैं, उसका सिविल का स्ट्रक्चर का काम अलग आदमी को दे दिया। फिर वहाँ पे जो रोड बननी है या
जो भी ट्रेन का पटरी वगैरह बिछानी है वो सारा काम किसी और आदमी को दे दिया। तो इस तरह से अलग अलग काम को अलग अलग टेंडर मतलब कॉन्ट्रैक्टर को दे करके काम करवाना, बेसिकली उसको मल्टी स्टेज टेंडर बोलते हैं। ओके। और इसके अलावा दोस्तों अगले टेंडर की बात करते हैं। अगला टेंडर है क्यूसीबीएस टेंडर। क्यूसीबीएस टेंडर्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी कास्ट बेस्ड टेंडर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी आपका मतलब जो भी टेंडर निकाला जाता है, इसमें जो क्वालिटी पर्सन है, मतलब जिसने अच्छे से काम किया है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, रेट अच्छा है, अमाउंट और टाइम जिसका पहले से हिस्ट्री जिसकी सारी अच्छी है, जिसने क्वालिटी से सारा काम किया है, वो सारी चीज़ें चेक करके क्लाइंट इसमें टेंडर रिलीज़ करता है। बेसिकली इसमें जब भी टेंडर मतलब रिलीज होगा, एक तरह का एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें जो भी क्वालिटी वाले हैं बंदे, जो भी क्वालिटी से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बेसिकली इनवाइट किए जाते हैं और इस टेंडर को उसी को दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं को मतलब दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा अगला है, यानी सातवां, जिसे बोलेंगे हम टेंडर कम ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल समझिए, इसमें दो तरह के एग्जाम्पल है, फॉरवर्ड ऑक्शन और बैकवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी लैंड पड़ी है, ठीक है, एक वो पब्लिक एरिया में है जहाँ पे वो काफ़ी मतलब रईस इलाके में वो ज़मीन पड़ी है, मगर गवर्नमेंट के पास उस जगह बनाने के पास मतलब बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो किसी प्राइवेट आदमी को सेल करना चाहता है वो, तो वो क्या करेगा, एक टेंडर रिलीज कर देगा। मगर वो क्या करेगा, कुछ शर्तों के ऊपर रिलीज करेगा कि मतलब यहाँ पे सिर्फ आप यही चीज़ बना सकते हो, मतलब जो भी एक लिस्ट दे देगा, आप हॉस्पिटल बना दो या फिर यहाँ पे ये कुछ स्कूल बना दो या कुछ भी बना दो, मतलब वहाँ पे वो एक शर्तों के साथ रिलीज करेगा कि भैया ये मेरी ज़मीन पड़ी, यहाँ पे आप ये चीज़ें बना सकते हो, जो लोग इच्छुक हैं इस ज़मीन को खरीद सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है फॉरवर्ड ऑक्शन। ठीक है, उसका एक तरह की नीलामी करता है उस ज़मीन की ऑनलाइन। ठीक है, इस टेंडर को बोलते हैं फॉरवर्ड ऑक्शन। ठीक है, टेंडर कम ऑक्शन का ही एक पार्ट है ये। और बैकवर्ड ऑक्शन में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर किसी बैकवर्ड ऑक्शन में क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि उसे लगभग 1,000 फोर व्हीलर खरीदनी है, तो इसमें मतलब वो टेंडर निकालती है। ठीक है, अब उसमें अलग अलग कंपनियां जो हैं, मतलब बेसिकली उसमें बिड करेंगी कि मतलब ये जो भी आपने 1,000 फोर व्हीलर बोला है, मैं इस कॉस्ट में बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट फिर उसके बाद चेक करती है कि सबसे कम अमाउंट किसका है, और उसका पास्ट जो भी है, मतलब उसका सारी चीज़ें चेक करेगी, मतलब अमाउंट ही नहीं, इसके अलावा उसने पहले कितनी कारें बनाई हैं, कितनी उसकी कारें, उनका एनुअल सेल वगैरह है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे बैकवर्ड ऑक्शन बोलते हैं। तो जिसका सबसे ज़्यादा कम अमाउंट रहेगा कि मैं इतने अमाउंट में ही आपका ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, तो इस वजह से तो उसी को मतलब टेंडर बेसिकली अलोकेट हो जाता है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट पैसे देती है और फॉरवर्ड ऑक्शन में गवर्नमेंट पैसे लेती है। ठीक है, तो अगला जो टेंडर है हम उसे बोलते हैं आइटम रेट टेंडर। आइटम रेट में क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट का बेसिकली पूरा एनालिसिस करते हैं, उसमें हर एक, उसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल होनी है उसका आइटम तैयार करते हैं। बेसिकली आइटम मतलब हर एक काम को एक आइटम बोलते हैं। जैसे एक्सकावेशन एक तरह का आइटम है, बैक फिलिंग एक तरह का आइटम है, उसमें आरसीसी जो है एक तरह का आइटम, पीसीसी एक तरह का आइटम है। ठीक है, तो उन सबका बेसिकली आइटम रेट में क्या होता है, उसमें उसका पूरा बीओक्यू तैयार किया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार किया जाता है, मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी में कौन सा आइटम है। जैसे एक्सकावेशन है तो कितने एमक्यू है, ठीक है, आरसीसी है तो कितने एमक्यू है, पीसीसी है तो कितने एमक्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आइटम रेट नॉर्मली आपको पता होगा, यही बेसिकली पूरे मैक्सिमम जो आपका रिलीज़ किया जाता है वो आइटम रेट में ही रिलीज़ किया जाता है, कोई भी टेंडर है वो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 8वां था। अगला नवा बोलता हूँ। नवे में क्या होता है आपका परसेंटेज रेट टेंडर। क्या होता है परसेंटेज रेट टेंडर में, बेसिकली आपका अमाउंट बेसिकली इसमें आइटम की तरह ही होता है हल्का सा। इसमें क्या होता है, मगर आपको जो भी बिड करना होता है बेसिकली वो परसेंटेज में मतलब बिड करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने पूरा डिटेल सारा आपको टेंडर में दे दिया, ठीक है, एंड में जो आप उसका जो कीमत है, मान लीजिए 10 करोड़ है, ठीक है, तो उस 10 करोड़ से आप कितने परसेंट बिलो में काम करोगे या कितने परसेंट अबव में काम करोगे, सिर्फ आप इतना बताओ। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना एडिट करने का ऑप्शन होता है उसमें। तो कॉन्ट्रैक्टर उसी हिसाब से 5% बिलो या 2% अबव ऐसे करके वो बिड करता है कि भैया हम इस कॉस्ट में इतना ही में ही कर पाएंगे। ठीक है, उसमें जो भी उनके अंदर जो उसके अलग अलग रेट्स हैं, जो भी अंदर जो भी उस प्रोजेक्ट के अलग अलग अंदर के रेट्स हैं, उनको उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आइटम रेट में क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर सारे जो भी आइटम है उनका अपने हिसाब से एक रेट तय करके और उसे कहता था कि मैं इस रेट में कर दूंगा। ठीक है, वो रेट हर एक आइटम के जो भी टेंडर में दिए हैं
उसके कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं आइटम रेट में, बट परसेंटेज रेट में ये कुछ भी छेड़ नहीं सकता। जो अमाउंट लिखा है वो लिखा ही है, बस उसमें परसेंटेज में एंड अमाउंट में उसको बताना होता है कि हमें इससे इतने परसेंट कम में कर दूंगा या इतने परसेंट एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोस्तों अगला 10th नंबर वाला जो टेंडर है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिपल पी बीओटी टेंडर बोलते हैं इसको। बेसिकली ट्रिपल पी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और बीओटी का क्या मतलब है? बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसके भी 4 तरह के होते हैं। बेसिकली ये जो ट्रिपल पी वाले जो है ना, जो कॉन्टेंडर है, इसे 4 तरीके का होता है। मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल पी बीओटी एनओटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जाम्पल, आप समझिए, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका समझिए। ट्रिपल पी बीओटी एनओटी टेंडर, इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जाम्पल से ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर की रोड बननी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि भैया ये रोड हमारी यहाँ से यहाँ तक की बननी है 100 किलोमीटर की। जो भी कॉन्ट्रैक्टर इच्छुक हों वो एनुडिटी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि आप उस रोड को बनाओ स्टार्टिंग से एंड तक। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद से 1 साल बाद या 6 महीने बाद हम हर 6 महीने पे उसका पेमेंट करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट उसका पेमेंट करती है किस्तों में, 6 महीने पे या 1 साल पे, जितने पे भी तय हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिपल बी बीओटी अनओटी टेंडर होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब अगला बात करता हूं, ट्रिपल पी बीओटी एचएएम यानी हाइब्रिड एनुअल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। और एचएएम, एचएएम का क्या मतलब है? हाइब्रिड एनुअल मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी मान लीजिए कोई रोड 100 किलोमीटर की बननी है, ठीक है, तो जब वो काम स्टार्ट करेगा टेंडर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके दौरान ही उससे 40% का पेमेंट कर दिया जाएगा, बाकी का 60%। ये 40%, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, बट जो भी है, मतलब ये क्या होता है, इसमें हाफ पेमेंट करता है। मतलब एक तरह की खर्ची दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया तुम आधा पैसा हमसे ले लो, आधा अपने पास से लगाओ, बाकी का पेमेंट जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम दे देंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड एनुअल मॉडल बेसिकली इसको बोलते हैं, ट्रिपल पी बीओटी एचएएम। एचएएम मतलब हाइब्रिड एनुअल मॉडल। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों अगला जो है इसका थर्ड टाइप जो है, ट्रिपल पी बीओटी टोल मॉडल। इसमें क्या है, बेसिकली टोल, ट्रिपल पी बीओटी टोल मॉडल। इसमें क्या आता है, इसमें कोई भी पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट नहीं देगी। ठीक है, सारा पैसा जो भी है क्लाइंट को, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने पास से लगाएगा। तो इसमें ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, अडानी और बहुत ऐसे जो भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बेसिकली इसमें एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, वैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई पेमेंट गवर्नमेंट नहीं देती है, उसके अलावा सारा पैसा उसको जो भी है कॉन्ट्रैक्टर को खुद लगाना पड़ता है। जब आपका हाईवे बन जाता है उसके बाद से गवर्नमेंट कहती है कि आप इसमें 30 सालों तक का इस पे टोल अपना बनाओ, और जितना भी पैसा होगा वो आप, मतलब जितना भी पैसा होगा वो आप ले लेना। ठीक है, अब इसमें यह भी तय हो जाता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए कोई एक टोल उसने कह दिया कि भैया तुम इतने जगह इतना टोल बना सकते हो, उन टोल का जो हर गाड़ी का 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इतना इतना पैसा ही तुमको लेना है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं, ये जो भी ये टोल टैक्स होता है, इसमें पूरा 90% तो पेमेंट वो खुद लेता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, बट 10% फिर भी गवर्नमेंट उसमें से थोड़ा बहुत लेती रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ सालों तक का गवर्नमेंट कह देती है कि यहाँ 30 सालों तक का तुम यहाँ पे जब तुमने रोड बनाई है तो 30 सालों तक का बेसिकली तुम इस पे जितना भी पैसे ले सकते हो ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल के लिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि 20 साल में ही, मतलब उसका पूरा फंड, जो भी पैसा उसने लगाया था रोड में बनाने के दौरान, वो 20 साल में ही निकल जाता है। बाकी के 10 साल उनका पूरा प्रॉफिट हो जाता है। 10 साल का आगे जो भी पैसा कमाएंगे वो पूरी तरीके से प्रॉफिट है। तो बेसिकली आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय अपना डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस समय इंडिया में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला हमारा चौथा टाइप जो है, ट्रिपल पी बीओटी टीओटी मॉडल। इसमें क्या होता है, बेसिकली टोल ऑपरेट ट्रांसफर बोलते हैं टीओटी मॉडल को। ये चौथा टाइप है, ट्रिपल पी बीओटी टीओटी मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका टोल है, फॉर एग्जांपल उसका 30 साल पूरा हो गया, अब उसके बाद से फिर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उस टोल की जगह किसी और कंपनी को बेसिकली टोल का टेंडर निकालती है वो। तो जिस टेंडर जो पहले टोल ले रहा था कंपनी, उसको पैसा पूरा मिल गया, 30 साल उसका लीज पूरा हो गया। अब बेसिकली अब वो उसी टोल को किसी और को
किराए पे दे देगी, मतलब एक तरह से किसी और उसका टेंडर निकालेगी, भैया ये टोल है, इतने साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का मान लीजिए, अगले 10 साल तक का आप इस पे काम करो, और जो भी पैसा होगा मतलब आप कितना अमाउंट दोगे उस टोल पे काम करने के लिए, ठीक है, एक तरह का किसी एक निश्चित समय के लिए उसे किराए पे देना, गवर्नमेंट बेसिकली उस रोड को देगी, जिसमें से वो भी 90% पेमेंट जो है वो खुद रखेगा कॉन्ट्रैक्टर, और बाकी का 10% उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही वहां पे टोल चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली टीओटी मॉडल काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों 11th जो टाइप है क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं ईओआई टेंडर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ई का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट उन्हीं लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी करता है बेसिकली, जो भी इंटरेस्टेड मतलब कैंडिडेट, प्रोफेशनली इंटरेस्टेड, जिन्होंने प्रोफेशनली काम किया है, वो लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, वो लोग उस टेंडर में भाग लेते हैं, उसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली जो इंटरेस्टेड पर्सन है, इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है, उसी को ही बेसिकली इसमें इनवाइट किया जाता है, और उसी को ही दिया जाता है टेंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारा 12th नंबर जो टेंडर है उसको बोलते हैं इम्प्लेनमेंट टेंडर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इसको एक तरह से लिमिटेड टेंडर भी बोल सकते हैं। इम्प्लेनमेंट टेंडर क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सूची निर्धारित होती है, एक तरह का एक लिस्ट होगी गवर्नमेंट के पास कि इन कंपनियों को ही टेंडर देना है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पहले से ही सारे नाम होते हैं कंपनियों के, और वही लोग एलिजिबल होते हैं उस टेंडर को लेने के लिए। तो ये तरह का एक तरह से लिमिटेड टेंडर ही होता है। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टेंडर, मैंने आपको बता दिया। ऑन वेबसाइट जो भी आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि इन्हीं तरीके के टेंडर आजकल भरे जाते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पार्ट 7 में हम जानेंगे जो टेंडर के लिए जो रूल होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।